डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन। बेसिकली आप पूछेंगे सर ये मॉर्फोलॉजी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कहता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है कि लिटरेचर में मॉर्फोलॉजी में इट इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, ठीक ना, ऑर्गन्स रहते हैं, ये सब की स्टडी जो है मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अब यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक ना, तो बेसिकली उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट डिजाइन में, जैसे कि हमने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, कि डिजाइन प्रोसेस की रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड आउटकम प्रेजेंटेशन, ये सब बताया था हमने। और प्रोडक्ट डिजाइन में भी जो है हमने आपको बताए थे, और लाइफ साइकिल में भी हमने बताए थे। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दिए हैं आपको। प्रोडक्ट डिजाइन में फंक्शन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रिलायबल, यूजेबल, कम्पिटिटिव, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर लाइफ साइकिल हम बताए थे। लाइफ साइकिल में इसको थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए, सिर्फ एक बार याद आ जाए। और हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बताए थे। फिर ये सब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में वाइल डिजाइनिंग, वाइल मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब हम बताए थे। अब उसी के सीक्वेंस में मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन, दैट मीन्स कि जो हमने आपको डिजाइन प्रोसीजर बताया, ठीक है ना, डिजाइन प्रोसीजर कौन कौन सा है, इसको दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिंथेसिस, आपको देखना हो तो लेक्चर नंबर 13 में जा करके देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एवेल्युएशन, आउटकम, दैट मीन्स की प्रेजेंटेशन या मेकिंग रिजल्ट, ठीक है। तो अब जो है इसमें एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉरिस एसिमो, ठीक है ना, मॉरिस एसिमो, ठीक है ना। इन्होंने डिजाइन को, डिजाइन कौन से, किसकी डिजाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन में उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिए, कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस को उन्होंने कहा मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन। और उन्होंने इसको 7 फेजेज में, जो है 7 फेजेज ऑफ डिजाइन, 7 फेज में उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया, ठीक है ना। फ्रॉम दी स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच टू रिटायरमेंट, स्क्रैच टू रिटायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्क्रैच से लेकर के रिटायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट तक को उन्होंने 7 फेजेज में बांटे। अब वो कौन कौन सा फेज है एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला फेज, ठीक है ना, फेज 1 में उन्होंने लिया कंसेप्चुअल डिजाइन। क्या है, ध्यान दीजिएगा एक एक करके। कंसेप्चुअल डिजाइन इज बेसिकली द फर्स्ट फेज इन द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है ना। ये इट रिक्वायर्स बेसिकली, इसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो इट रिक्वायर्स बेसिकली क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। डिजाइन इंजीनियर हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, ठीक है ना, मशीनिस्ट हो, सब मिल करके इसको वो करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, देखिए कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कीजिए। और यू हैव टू कम्युनिकेट टू डिजाइन टीम, देन ही विल डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। दिस डिफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि ये जो एक्टिविटी है इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। टारगेट स्पेसिफिकेशन क्या होगा, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब कि हमको इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो एक पूरा पीडीएफ तैयार करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, इस प्रॉब्लम डेफिनेशन में, ठीक है ना। उसके बाद उस
प्रोडक्ट को बनाना है तो जहाँ से जहाँ इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, क्या, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जितना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस etc, उस सबको आप डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है आपका कंसेप्चुअलाइजेशन, क्या, कंसेप्चुअलाइजेशन, क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन। इन दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन इज मेड विच हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आपने डिफाइन कर लिया इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या उसको आगे और बढ़ा सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेवलप कर सकते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी काम को करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, तो बहुत सारे तरीका में से एक तरीका जो है आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक ना। फिर आप क्या करते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ द पीडीएस, जो भी आपने ये प्रॉब्लम डिफाइन किया था, ठीक ना, उसको आप क्या करते हैं, रिफाइनमेंट या रिफ्रेशमेंट, रिफाइनमेंट या मॉडिफिकेशन यदि लगा तो, नेसेसरी मॉडिफिकेशन जो भी है उसमें आप चेंज करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, डिजाइन रिव्यू, फाइनल जो आपका डिजाइन बना उसकी आप रिव्यू करते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट, कंप्लीट और रिक्वायर्स सम मोर थिंग्स लाइक फाइनेंशियल, इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, ये सब चीज़ सोच लेते हैं आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। टेक्निकल बात करते हैं आप, ठीक ना। मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल हम जो सोचे हो बन जाएगा कि नहीं, मशीन की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं, ठीक ना, मार्केट की बात करते हैं, ठीक ना। पूरा 6M यहाँ सोचते हैं। 6M मतलब मैन, मेथड, मनी, मशीन, मार्केट, ठीक ना, मैन, उसके बाद मटेरियल, ठीक ना। ये 6M होते हैं, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये फेज 1 में क्या था, कंसेप्चुअल डिजाइन। अब नेक्स्ट सेकेंड फेज जो है उन्होंने सेकेंड फेज दिया। फेज 2 में उन्होंने दिया इम्बॉडीमेंट डिजाइन, ठीक ना, इम्बॉडीमेंट डिजाइन। इम्बॉडीमेंट डिजाइन, इम्बॉडीमेंट डिजाइन में क्या होता है कि बेसिकली जो प्रिलिमिनरी आपने डिजाइन किया यहाँ तक जो आपने डिजाइन किया ना, इस डिजाइन को आप फिर से डेवलप करते हैं, ठीक ना, इसको फंक्शनल बनाते हैं, ठीक ना। और शेप, साइज, यहाँ पर आप जो है शेप, बॉडी मतलब क्या है, शेप, साइज, मटेरियल सिलेक्शन etc पूरी बात यहाँ पर आप करते हैं, ठीक है ना। कॉम्पेटेबिलिटी बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में आपको बहुत कुछ आ जाता है आजकल। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में मॉड्यूल्स, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, फंक्शनल अरेंजमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट होंगे, पार्ट्स एंड कंपोनेंट वो डिसाइड कर लीजिए, उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए, उसकी डिजाइनिंग बना लीजिए, एक फिजिकल मॉडल जो है धीरे से तैयार कर लीजिए। ये सब किस में आ जाता है, आपका पार्ट्स एंड कंपोनेंट में। और तीसरा और लास्ट पार्ट है इसका पैरामेट्रिक डिजाइन। पैरामेट्रिक डिजाइन जो है ये मॉडलिंग जब करते हैं तो कोई एक डिजाइन बनाए, मान लीजिए कि एक क्यूब बनाया आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई और ये लेंथ हो गया जेड, ठीक है ना। अब ये क्यूबॉइड हो गया मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक्स
वाई और जेड का जो जो वैल्यू देंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिगर चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ 25 लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 25 होगा और अकॉर्डिंगली वाई और जेड एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक, मतलब कि आप पैरामीटर को चेंज करेंगे तो फिगर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी को पैरामीट्रिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जब जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से कर लिए, ठीक ना। फेज 3, ये फेज 1 में क्या हम लोग देखे थे, फेज 1 में अब क्या देखे थे, कंसेप्चुअल डिजाइन, फेज 2 में इम्बॉडीमेंट डिजाइन, फेज 3 में आता है डिटेल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीट इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, पूरा का पूरा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है दे देते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट इंजीनियरिंग डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है वो सबको इसमें यहाँ पर इनकलकेट कर देते हैं। प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं, प्रोसेस या क्या बोलते हैं मेथड, कि किस मेथड से कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ठीक है ना। जो आपकी ड्राइंग है वो भी बना लेते हैं यहीं पर। आजकल जनरली कंप्यूटर एडेड ड्राइंग बनता है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग बनता है। जो भी सप्लायर है सप्लायर भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सा सप्लायर रहेंगे इसमें, ठीक है ना। सप्लायर भी आप डिसाइड कर लेते हैं। तो ये सारा काम किस में कर लेते हैं, डिटेल डिजाइन में, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोर्थ फेज, फेज 4 मतलब क्या हो गया आपका, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्या है, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कि जितना आपने डिटेल डिजाइन किया उसके लिए अब ये पहले ही जो है ना प्रोसेस डिफाइन हो चुका रहता है। हम पहले ही आपको बताए थे कि प्रोसेस डिफाइन हो चुका है आपका, ठीक है ना। डिटेल डिजाइन में ही देखिए यहाँ प्रोसेस क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है, ठीक है ना। दैट मीन्स द डिजाइन फेजेस दैट मेक्स द प्रोडक्ट फ्रॉम रियल टू पॉसिबिलिटी टू प्रोबेबिलिटी टू मार्केबिलिटी टू प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकली अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, मशीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। टूल्स एंड फिक्चर्स जो है, टूल्स एंड फिक्चर, कौन सा टूल्स लगेगा, कौन सा फिक्चर लगेगा, कौन सा मशीन लगेगी, ठीक है ना, मशीन, ठीक है ना। वर्क शेड्यूल, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए। वर्क शेड्यूल, ठीक है ना, जिसको जेंट चार्ट वगैरह आगे चल करके हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहीं पर आपका इन्वेंट्री बनता है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो इन्वेंट्री भी दो तरह का होता है, एक फाइनल इन्वेंट्री, एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी चेक, क्वालिटी भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर लेबर कॉस्ट निकालते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की जो है वहाँ पर जो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है वो करते हैं। फिर मार्केटिंग वालों से बोल करके इसकी क्या करते हैं, ब्रांडिंग भी पैरेलल शुरू करते हैं। नहीं करेंगे ब्रांडिंग तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, फेज 5 में। फेज 5 क्या है दोस्तों, ये है प्लानिंग। अब यहाँ तो बन गया, आप देख लिए बन गया। अब इसको प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बनाकर कंपनी में थोड़े रखना है कि गोडाउन में रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मार्केट में, किस रास्ते से जाएगा, किस डीलर के पास जाएगा, ये सब आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको, डीलर को, डीलर से दुकानदार को, दुकानदार से कस्टमर को, ठीक है ना। तो इसमें जो है 3-4 चीज़ होता है। सबसे पहले तो पैकेजिंग, पैकेजिंग आजकल तो इसी का ज़माना है, अंदर क्या है कोई नहीं देखता, ऊपर सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वेयर हाउस या डीलर
या गोडाउन, जहाँ भी कंपनी का वो है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। फिर प्रोमोशनल एक्टिविटी भी चलते रहता है। प्रोमोशनल एक्टिविटी में मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। डिजाइनिंग दी प्रोडक्ट फॉर कंडीशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू शॉप्स या डीलर जैसे भी आपको हो, ठीक है ना। उसके बाद फेज 6 में, फेज 6 में क्या आता है, प्लानिंग फॉर यूज। प्लानिंग फॉर यूज, अब प्लानिंग फॉर यूज, अब यूज कौन करेगा, अल्टीमेटली कस्टमर यूज करेगा। whoever is using that will be customer. It is one of the most important part because customer is the king of the market, ठीक है ना। how the customer is going to react to the product is very important, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, अब प्लानिंग मतलब ईज ऑफ यूज, जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना आसान हो, 11% भी यूज कर ले। ईज ऑफ मेंटेनेंस, खराब हो तो उसको मेंटेन भी कर ले। खराब क्या, मेंटेनेंस हर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। आप शर्ट पैंट खरीदते हैं तो क्या साफ़ नहीं करते हैं क्या, वो भी तो मेंटेनेंस है। रोज़ नहाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। भारत में तो कम से कम हर आदमी रोज़ नहाता है, ठीक है ना। रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देख लीजिए प्रोडक्ट रिलायबल है कि नहीं, खराब तो नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है ना। मेन टाइम पे ही तो खराब नहीं हो जा रहा है, ठीक है ना। और सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक आपको मालूम होगा, ठीक है ना। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स जो है, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, देखने में कैसे लग रही है, आजकल तो इसी पे जो है लोग दिल दे बैठते हैं कि देखने में मस्त लग रही है ना, अंदर क्या है हटाओ, उसकी बात छोड़ो। बहुत सारी गाड़ियां तो इसलिए बिक रही है कि देखने में मस्त है, ठीक है ना। तो जो मस्त है वो समस्त है, ठीक ना। उसके बाद तो ये सब एस्पेक्ट्स है। और लास्ट उन्होंने ये शादी के जो 7 फेरे हैं यही तो उन्होंने दिया था। मतलब कोई आपको बोलता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन में आप याद रखना कि 7 फेजेज हैं। शादी के 7 फेरे, 7 समंदर, सप्ताह के 7 दिन, ठीक ना। संगीत के 7 स्वर, ठीक ना। रामचरितमानस के 7 सोपान, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो ये 7 उसी तरह से मॉर्फोलॉजी भी है, क्या है, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। लास्ट वाला क्या है, प्लानिंग ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होती है ना हर आदमी की भी, प्लानिंग फॉर रिटायर्ड, ठीक ना। जो टायर्ड हो गया, थक गया जिंदगी से, वो रिटायर्ड हो गया, ठीक है। फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस इज इट्स डिस्पोजल। डिस्पोजल करो, या कहीं रीयूज का ऑप्शन हो, या रिसाइकिल का ऑप्शन हो सकता है, या रीसेल का ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। वियर एंड टीयर, या उसको तोड़ करके स्क्रैच में ही फेंक देते हैं, ठीक है ना, कबाड़ी में ही बेच देते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन का, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है 7 फेजेज ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन हमने बताया। इसको फिर से एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला दें। 7 समंदर, 7 दिन, 7 स्वर, 7 कलियां, 7 सहेलियां, ये सबसे याद रखना कि 7 ये जो है मॉर्फोलॉजी होती है, किसकी, प्रोडक्ट डिजाइन की। यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन की पहला फेज क्या है, कंसेप्चुअल डिजाइन। कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या क्या एक्टिविटी होती है ये हमने बहुत डिटेल में बताए। आप एक बार पुनः वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट की तो वीडियो है, ठीक ना। दूसरा क्या है, एम्बॉडीमेंट डिजाइन, बिल्कुल याद रखिएगा, इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर है। डिटेल डिजाइन, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग फॉर यूज, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। देखिए कितना बढ़िया सीक्वेंस में है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी बॉडी मतलब फ्रेमवर्क आप डिजाइन करते हैं, फिर डिटेल डिजाइन करते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मार्केट में, पब्लिक उसकी यूज करती है, और फिर वो प्रोडक्ट रिटायर हो जाता है। बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट था।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट डोंट फॉरगेट टू, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यू पीपल आर टेक्निकल वन, ठीक ना। तो जो है इसको वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू ऑल दी बेस्ट।